प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास नाडियाड, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन बिना उसके पंचांग के अध्ययन के अधूरा ही नहीं, बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। क्योंकि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विशेषतम प्रभाव जातक के जीवन पे पड़ता है और उसकी जो आधारशिला है, वो वहीं से शुरू होती है ना? वार के अधिपति कमजोर, नक्षत्र के अधिपति कमजोर, नक्षत्र का प्रभाव कमजोर, है ना? तो कहने का अर्थ है तिथि का प्रभाव कमजोर है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष पर कृष्ण पक्ष में है, कौन से पक्ष में जा रहे हैं, ये सारी ही बातें बड़ी ही सामरिक होती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भी होती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म होता है श्रावण माह में। जिस भी जातक का जन्म, विशेषतया मैं इस कुंडली की अगर बात कर रहा हूं तो, और बाकी के जो ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर, तो व्यक्ति संतुलन बनाने वाला होता है। एक बात और भी है कि स्वावलंबी होना बड़ा आसान हो जाता है श्रावण माह के जन्मे लोगों में, और खास करके जब तुला राशि की कुंडली बन जाए लग्न में। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली बनी है और पंचांग के बाद मैं ग्रह स्थिति जब बताऊंगा तो लग्न वगैरह पे बारे में और भी चर्चा करूंगा। तो मैंने एक बात कही कि श्रावण माह और तुला लग्न, तो ये दोनों ही स्थितियां जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसके आधार पर व्यक्ति स्वावलंबी होगा और बहुत सही तरीके से माता और पिता का स्नेह प्राप्त करने वाला होता है। दक्षिणायन में जन्मे हैं। दक्षिणायन में सूर्य कहाँ है? कर्क राशि में होते हैं। तो कर्क राशि में जब सूर्य होंगे तो ये सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, और इसका अर्थ होगा कि जितने भी पापक ग्रह हैं आपकी कुंडली के, चाहे मंगल हैं, चाहे शनि हैं, चाहे राहु हैं, चाहे केतु हैं, और काफी हद तक इसमें सूर्य सूर्य उत्तरायण में बलवान होते हैं। दक्षिणायन में वो सर्वथा बली होते हैं, वहां भी बलवान होते हैं, कोई कमजोर नहीं होते। पर हाँ, वहां पे उनका बल उतना मजबूत नहीं होता जितना कि उत्तरायण में होता है। वैसे सफलता के मामले में बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ बने हैं और विभूतियां बनी हैं जो दक्षिणायन में जन्म ली हैं, और फिर भी वहां पे उनके प्रभाव की स्थिति बड़ी मजबूत रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिणायन में भी सूर्य को बलवान होते या उनके फल मिलते देखे गए हैं। बात करते हैं पापक ग्रह की, तो दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु केतु आदि का प्रभाव बढ़ जाता है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आक्रामकता और कई बार महत्वाकांक्षी होने का बल, जबरदस्त तरीके से अपना प्रभाव बनाना, और कई बार बहुत लंबी उत्कंठा, बहुत बड़ी उत्कंठा वाला इच्छा शक्ति, बहुत जो होता है ना जिसको कि मुझे बहुत मिले, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति हो। हालांकि काफी हद तक यहाँ पे एक नेचर और भी जो देखने को मिलेगा, वो ये रहेगा कि व्यक्ति बहुत सारे मामलों में जीवन के बहुत थोड़ी चीजों से ही अपनी संतुष्टि जागृत कर लेता है। धन के मामले में हो सकता है कि उसको बड़ी जिज्ञासा रहे, बड़ी इच्छा रहे, पर उस धन के बाद जो चीजें उसको उस पैसे से खरीदनी होती है, सुविधाएं, उसमें वो प्राय थोड़ी बहुत चीजों से भी संतुष्ट हो जाता है। या फिर कई बार मित्रता से, घूमने फिरने से, और बहुत ज्यादा इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां इंद्रियां जो होती हैं, भगवान ने गीता में भी यही बात कही है दूसरे अध्याय में, कि बुद्धि जो होती है वो इंद्रियों से प्रभावित होती है ना? बुद्धि जो होती है वो इंद्रियों से प्रभावित होती है। इस वजह से हमें अपनी बुद्धि पे, इंद्रियों पे लगाम लगा करके अपनी बुद्धि को संतुलित करना होता है, नहीं तो ये स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाती है। स्थित प्रज्ञ क्या अर्थ होता है कि आपके जीवन में एक स्थायित्व की स्थिति बन जाए, बुद्ध की बुद्धि, जो विलक्षणता है, जो प्रवृत्ति है, वो स्थित बने। वो बहुत सारी चीजों में भटका हुआ नहीं है, उसके जीवन में बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, वो बहुत सारे प्रश्नों में ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रभावों से युक्त नहीं रख रहा है अपने आप को। स्थित है जो, भटकाव नहीं है जहां,
वही स्थित प्रज्ञ है। तो हमें अपने इंद्रियों पे विषय जनित जितने भी कुप्रभाव होते हैं, उस पे कैसे संतुलन बनाना है, ये अ, यहाँ पे जो बात मैंने कही है, ये दक्षिणायन के प्रभाव के कारण और कई बार जो आक्रामकता बढ़ती है, वो इसी के कारण बढ़ती है। क्योंकि चंद्रमा भी 12 में है, तो मन बुद्धि मनस्तु हितगु कहा गया है ना चंद्रमा को। चंद्रमा को मनस्तु हितगु कहा गया है। तो मन का जो हित कौन करता है? चंद्रमा मन के कारक हैं। वस्तुतः व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो आलस्य है, जो प्रमाद है, जो प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति बनी हुई है, न त्यागने का जो भाव बना हुआ है, वो इसी चंद्रमा के कारण है। जब कभी भी आप किसी दूसरे की प्रगति को देख करके जलते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है। जब कभी भी आपके मन में कुछ ऐसे उटपटांग विचार बनते हों, जब आप में बेचैनी देखी जाती हो, जब आप बहुत छोटी-छोटी बातों से अपने आप को उलझा लेते हैं, किसी की भी बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाए, 50 से 100 लोगों के बीच में भी आप अगर अपने आप को अकेलेपन में लेके चले जाते हैं, इसका अर्थ है भगवन कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बेपरवाह हो रहा है या लापरवाह हो रहा है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दिन रविवार वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसको ढूंढने के लिए, जिसका उत्तर ढूंढने के लिए वो बहुत सारे लोगों तक जाता है। और इसी जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति के कारण कभी वो धर्म में रुचि लेने लगता है, कभी वो विभिन्न देशों की भाषाओं में रुचि लेने लगता है, कभी वो विभिन्न देशों की सभ्यताओं को समझने की कोशिश करता है, कभी वो परंपराओं को समझने की कोशिश करता है, संस्कृति को समझने की कोशिश करता है, पुराणों को समझने की कोशिश करता है, ज्योतिष जैसे विषय को समझने की कोशिश करता है, प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि वर्षा ऋतु का जन्म है। रविवार को जन्मे होने से पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय पीत वर्ण का होता है। आंखों में थोड़ी थोड़ी लालिमा होती हैं, नशें जो होती हैं वो आंखों में दिखाई देती हैं। और वैसे बड़ा ही सुंदर बुद्धि का, सुंदर आचरण का, बैलेंस करने वाला और अनुयायी होता है वो। भगवत भक्त होता है। बड़े माता पिता गुरुजन इन सभी में उसकी श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा होती है। और समाज का पोषक भी होता है ना? पिता की भांति अपने समाज की, पुत्र की भांति पुत्र समाज को समझ लेता है और खुद को पिता समझता है, और उस समाज में जहां वो रहता है, पड़ोस पड़ोस के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। वो कभी भी अपने सामने किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहता है। तो ये क्यों आती हैं बातें? क्योंकि रविवार को व्यक्ति का जन्म हुआ है। रविवार, वार के अधिपति कौन है? जन्म कुंडली में सूर्य। वो कौन बनते हैं? एकादशवें के अधिपति दिग्बली होकर के बैठे हैं। सूर्य और बुध दशम स्थान में बैठे हैं, और गुरु के ऊपर राहु और मंगल का प्रभाव है। शुक्र के ऊपर भी राहु और मंगल का प्रभाव है। जिस भाव में गुरु बैठे हैं, उस भाव का अधिपति इस कुंडली का वार का स्वामी है। वार का अधिपति रवि, सूर्य, और सूर्य की ही राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। और वो सूर्य किससे दृष्ट हैं? शनि से दृष्ट हैं। किसी ने कमेंट में पूछा था मुझसे 2-3 दिन पहले के किसी कार्यक्रम में, मेरे मेन चैनल पे, जो नुकुल पाराशर वाला चैनल है, उस पे किसी ने पूछा था कि सूर्य के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में 2 बातें निकलती हैं। अगर सूर्य प्रभाव में मजबूत हैं, तो वो व्यक्ति को जिज्ञासु बनाते हैं, और दूसरा, वो व्यक्ति अपने पिता के प्रभावों में वृद्धि करने वाला होता है। जन्म के तुरंत बाद पिता का प्रमोशन हो जाए, पिता के कारोबार में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा, कि व्यक्ति सरकारी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति को वृद्धि देने वाला और चिरंतन सुखों का भोक्ता होने के साथ साथ दार्शनिक और थोड़े आलसी प्रवृत्ति का होता है। ये इसके प्रभाव होंगे, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि। लेकिन एक गड़बड़ी जरूर होगी कि उस व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त करना होगा, उसके लिए अब थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, थोड़ा रास्ता कठिन भी होता है, थोड़ा उसको चलना भी पड़ता है, और थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ ही उसके जीवन में जो उसका अपना प्रोग्रेस है, वो थोड़े परेशानियों के साथ ही उसको प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाभ भाव पे राहु और मंगल, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं, अष्टम में बैठ करके तुला लग्न की कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में मंगल ही यहाँ बनेंगे, और वो जहां जहां देखेंगे वहां वहां मारने की कोशिश करेंगे। मारक ग्रह जहां देखे और जहां बैठे वहां मारने की कोशिश करता है। तो इस वजह से अष्टम भाव में बैठे हैं और एकादशवें को देख रहे हैं, तो शुक्र पे देखेंगे तो मंद अग्नि करेंगे, प्रज्वलनता बढ़ाएंगे, बुखार लगे, और कई बार गठिया,
साटिका, हड्डियों का दर्द, और कई बार व्यक्ति को अंडकोश की वृद्धि हो जाए, पेट में परेशानी हो जाती है। इसके साथ सफ़ेद जो क्या बोलते हैं उसको, वीर्य स्खलित हो जाए जल्दी से, काम की अग्नि बढ़ जाती है, कामाग्नि बढ़ जाए, विवाह के बाद व्यक्ति इंद्रियों के सुख के पीछे ज़्यादा भागने वाला होता है, या कई बार उसका कम्युनिकेशन इतना बेहतर है कि पूछो मत। ये मंगल की दृष्टि गुरु के कारण होगी, मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, मंगल के की दृष्टि गुरु के ऊपर, शुक्र के ऊपर जो मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत सारे महिलाओं के संपर्क में जाने वाला होता है। उसकी फैशन की समझ बड़ी अच्छी होती है। वो कई बार, मंगल और शुक्र के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो जब कभी भी इनकी दशाएं आएंगी ना, तो ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसी में राहु की महादशा अगर लग जाए और मंगल का अंतर हो जाए और शुक्र का प्रत्यंतर हो जाए, मतलब राहु, मंगल और शुक्र की जब कभी भी दशा एक्टिव होगी, तो व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर होगी, और कई बार उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है ना, और साथ ही साथ उसके पैसे नष्ट होते हैं, खर्च होते हैं, गलत जगह पे उसके पैसे खर्च होते हैं, और उसके पैसे का दूसरा कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल करता है, या उसको बहला करके फुसला करके अपना काम निकालने वाला, मतलब समाज के लोग आपका लाभ उठा लें, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कब होगा? राहु, शुक्र और मंगल की दशा में। इस कुंडली में प्रधान मारक कौन बनेंगे? द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव में बैठने के कारण इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में मंगल देव विराजमान होंगे। उनकी दृष्टि एकादशवें भाव पे गुरु के ऊपर, कम्युनिकेटिव, शुक्र के ऊपर, कई बार व्यक्ति की जठराग्नि कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, नेत्र में परेशानी हो जाती है, और व्यक्ति आसानी से मित्र और शत्रु को नहीं समझ पाता है। उसी मंगल की द्वितीय भाव पे दृष्टि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और पैतृक संपत्ति की जो है वो परवाह करने वाला बना देंगे, और वाणी में थोड़ी बहुत कठोरता, या कई बार भोजन में मांसाहार आदि, या कई बार अंग्रेजी भोजन करने वाला भी हो जाता है। और उसी मंगल की आठवीं दृष्टि जब तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो राहु वहां बैठे हैं जहां व्यक्ति छोटे बड़े भाई बहनों से कई बार होते हुए भी उनके साथ मतभेद में जाता है, उनके साथ मंगल की दशा में घर्षण हो, उनके साथ कई बार छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन व्यक्ति मेहनती हो जाता है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। आधुनिक शिक्षाओं को पढ़ने वाला इंजीनियर हो जाए, नौका विभाग में हो जाए, केमिस्ट हो जाए, ड्रगिस्ट हो जाए, इस तरीके की जानकारी, या भूमि नापन हो जाए, भूमि के मापने की जो इकाई होती है उसको जानने वाला हो जाए, फैशन को समझने वाला हो जाए, ट्रेंड क्या चल रहा है इसको समझने वाला हो जाता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है, इस वजह से व्यक्ति की वाणी सफल होनी चाहिए, मतलब जो भी वो बोलेगा उसको वो सामने वाले को आ, सफल करने वाली, या ये कह सकते हैं कि जब कभी शुक्ल पक्ष में जन्मा होगा व्यक्ति, तो जो कुछ कहीं बोलेगा तो उसमें वहां पे कुछ ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां से वो अच्छाइयां निकाल करके लेके आता है, मतलब इनपुट और आउटपुट वाणी का अच्छा है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और पापक होने के कारण यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में कई बार प्राइवेट सेक्टर से धन आता है, सरकारी क्षेत्रों से नुकसान, या सरकारी क्षेत्रों से कई बार लाभ की स्थिति कमजोर होती है। एक नुकसान यहाँ पे, सूर्य के ऊपर जब कभी भी शनि की दृष्टि होती है तो व्यक्ति सरकारी संपत्ति या पिता के व्यापार को आगे बढ़ाता है, कारोबार को आगे बढ़ाता है, पिता के कारोबार में दिलचस्पी लेने वाला होता है। पर एक समस्या क्या होती है कि जब कभी भी सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आए, या शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा, तो कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है और सरकारी तंत्रों से नुकसान होता है, जहां उसको कई बार उसके खिलाफ षड्यंत्र भी होने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियां सूर्य और शनि की अंतरदशा में हो सकती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है, वस्तुतः आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो अर्यमा नाम के पितर हैं, पितर। तो ऐसी अवस्था में इस जातक को, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा है, इस अवस्था में व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए ओम अर्यम ने नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और खास करके अगर बन पड़े तो श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, और अमावस्या के दिन निश्चित रूप से दान करना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या द्वादशी के दिन या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जरूर ही दान करना चाहिए। इसमें और भी बातें मैं बता दूं तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, और प्रत्येक 27वें दिन चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर करते हैं, मतलब भ्रमण करते हैं, और लगभग
ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे चंद्रमा 20 घंटे तक रहते हैं। कितने घंटे तक? 20 घंटे तक रहते हैं। तो 20 घंटे का काल जो होगा वो आपके लिए पूर्णतया शुद्ध हो करके दान करना, पुण्य करना, पूजा करना, पाठ करना, है ना? ये सब आपको जितना भी शुद्ध कर्म होता है, ये सब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करना चाहिए। और ये वस्तुतः सूर्य का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी जो देवता हैं वो पितर हैं, पितृश्वर हैं, अरेमा नाम के पितर हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा ओम अर्यम ने नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन जब कभी भी अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल जाए, या मंगलवार के दिन जब कभी भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल जाए, तो निश्चित रूप से दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, और अमावस्या को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। शिव योग में व्यक्ति जन्मा है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति शिव की भांति कभी कभी बिल्कुल ही अटखेलियां करने वाला, कुछ भी से प्रभावित न होने वाला होता है। और जैसा योग होता है वैसा ही नाम, और उसके जैसे नाम वैसे ही उसके प्रभाव। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति व्यापार करेगा, नौकरी भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, पिता के काम को आगे बढ़ाने वाला होता है, और बहुत ही एनर्जेटिक बुद्धि वाला होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है। लेकिन स्वभावगत बहुत सारी चीज़ों में हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, हम जिद्दी ना हो, हठी ना हो, सताने वाले ना हो, कृपण ना हो, कठोर ना हो, अ, दयालुता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, तामसिक और रजस तत्वों के प्रभावों से अपने आप को प्रत्येक दिन मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए, शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है, और साक्षात इस कुंडली के लिए बुधदेव, शनिदेव और शुक्रदेव, ये तीनों इस कुंडली के प्रधान और अच्छे ग्रह के रूप में बनने वाले ग्रह होते हैं। जबकि इस कुंडली के लिए शुक्रदेव, सूर्यदेव तो फिर भी ठीक होते हैं, पर इस कुंडली के लिए जो तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल, ये दोनों ग्रह अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते हैं। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मंगलदेव अष्टम में बैठ करके तो प्रधान तेवारक हो गए, और एक इस कुंडली के लिए तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के पापी ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं। तो होते वस्तुतः वो शुभ ग्रह हैं, पर इस कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए, वो तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें पापक ग्रह की संज्ञा मिल जाती है, वो पापक ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। एकादशवें भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, ये पिता से, माता से, करियर से, दाम्पत्य से लाभ देते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज को समझने वाला, तार्किक, समझदार, दर्शन को समझने वाला, लेखन कला में निपुण, वाणी बड़ी अच्छी है, अद्भुत विकास कौशल से युक्त है, समझदार है ना, चिरंतन सुखों के पीछे भागने वाला है, माता और पिता के प्रेम को बढ़ाने वाला है ना। मतलब ऐसी कुंडली नहीं बनी है कि जहां केंद्र में बैठे हैं ग्रह वो माता पिता के बीच में मतभेद करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परिवार को लेकर के चलने वाला है, सामंजस्य बनाने वाला है, बुद्धिमान है, नैतिकीय तत्वों को जिम्मेदारी से पालन करने वाला है, और सबसे प्रेम प्राप्त करने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पे गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है, और योग कारक ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हैं। आचार्य वराह मिहिर ने यह सिद्धांत लिखा कि जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और शनि योग कारक ग्रह बनते हैं, बुध राज योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें के अधिपति हैं, दशम में दिग्बली ग्रह के साथ बैठे हैं, नवम, दशम और एकादशवें भाव में सूर्य और बुध अतिरिक्त बलवान हो जाते हैं, लग्न में तो और भी ज्यादा। तो यहाँ पे बात मैंने जो कही कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली का कहाँ बैठा, तो जन्म कुंडली का प्रधान योग कारक ग्रह पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के शश योग लगा रहे हैं, बुद्धिमान बना रहे हैं सूर्य बुध, और सबका नैतिकीय प्रेम प्राप्त करने वाला गुरु और शुक्र। जब पंचम भाव पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति की एजुकेशन, व्यक्ति की उच्च शिक्षा, व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति का दाम्पत्य, व्यक्ति की संतान, और व्यक्ति का भवन, भूमि, वाहन आदि, और मजबूत इच्छा शक्ति, न्याय प्रियता, समाज में श्रेष्ठ पद पे प्राप्त होना और विभूषित करना, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में एक साथ ही मिल जाती हैं, है ना। तो अब आगे मैं यहाँ पे पंचांग तो मैंने बता दिया, पर अब आपको मैं लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। लग्न का मान बना है 16 अंश 17 कला, स्वाति नक्षत्र का लग्न बना है। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र का मिलना होता है। लग्न बना तुला का, और यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए, और यहाँ के
छठवें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए, लेकिन लग्नेश लग्न में और चंद्रमा दिग्बली। तो इस हिसाब से यहाँ जो स्थिति बनी है वो शनि और मंगल की ये थोड़ी बहुत कमजोरी देगी, मतलब थोड़े बहुत घर्षण के साथ व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। पर चूंकि लग्न की स्थिति अच्छी बनी है, स्वग्रही राहु बैठे हैं, 12वें भाव का अधिपति धन भाव के अधिपति के साथ धन भाव में ही बैठा है, तो दिक्कत जरूर होगी। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि व्यक्ति विदेशी कंपनी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और बाहर की कंपनी में रह करके ही या बाहरी धरती पर ही अपना धन कमाने का मार्ग तय करेगा। चतुर्थ स्थान में जो चंद्रमा बैठे हैं वो यहाँ कन्या राशि के बैठे हैं और यहाँ पे मिथुन राशि में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ वो पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर यही निकलेगा कि व्यक्ति अपने कारोबार में अपने यश, अपने प्रतिष्ठा, अपने कुल गौरव गोत्र का नाम रोशन करने वाला होगा और वो अपने कारोबार से खुश और संतुष्ट रहने वाला होगा। चाहे जितना भी घर्षण आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये छोटा घर्षण होगा, बहुत ज्यादा नहीं। पिता के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से वो अपने करियर में ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा और वो उससे संतुष्ट भी रहेगा। संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, शुक्र, केतु, सूर्य और बुध के कारण यहाँ व्यक्ति उसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझने वाला होता है, बहुत ही गहरी रुचि रख करके अपनी चिंतन को आगे बढ़ाने वाला होता है। बस हमें इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे राहु जो बैठे हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, यहाँ राहु जो बैठे हैं शुक्र और गुरु को देख रहे हैं, और यहाँ मंगल जो बैठे हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी शुक्र, केतु और सूर्य बुध के ऊपर राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव है। यहाँ भी शुक्र राहु के संपर्क में, यहाँ पे जो शुक्र हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि थी, यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे शुक्र मंगल के संपर्क में तो नहीं है पर राहु केतु के संपर्क में जरूर जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति राहु की दशा में और शुक्र की दशा में और मंगल की दशा में वापस एक बार फिर से अपने चरित्र को, अपनी मित्रता को, नशा वगैरह के चपेट में ना जाए, गलत लोगों की मैत्री में ना जाए और गलत निर्णय लेने वाला न बने, इसका ध्यान यहाँ रखना होगा। हालांकि यहाँ सूर्य और बुध की जो स्थिति छठवें भाव में बन रही है दशमांसा चक्र में, ये दृष्टिकोण को, परेशानियों को, अनुभवों के आधार पर उसका सामंजस्य बनाने वाला और समस्याओं का हल ढूंढने वाला बना देते हैं। दशमांसा कुंडली का लग्न, मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा करियर पे फोकस रखने वाली है। तो दशमांसा चक्र में 2 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं। लग्न का अधिपति अगर बलवान है, लग्न पे अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन हाँ एक कमजोरी जरूर बन रही है कि इस लग्न के ठीक पीछे राहु और ठीक आगे शनि वक्री होके बैठे हैं। इसके कारण इसको थोड़ी बहुत कंपटीशन के भावों में जाते हुए देखा जाएगा। इसका अर्थ होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी वो करियर को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता तय करेगा, उसके मार्ग में आरंभ में इस पाप कर्तरी दोष के कारण समस्याओं से जूझना भी पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब कभी भी शनि की दशा चले, राहु की दशा चले या मंगल की दशा चले। लेकिन अंततोगत्वा चूंकि लग्नेश और लग्न बलवान है, चतुर्थ भाव बलवान होके बैठा है चंद्रमा दिग्बली होकर के, यहाँ पे भी राहु का प्रभाव ठीक है, यहाँ पे भी इस भाव के स्वामी इसी भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपनी खुशी और अपनी शांति ढूंढ ही लेगा। लग्न कुंडली में केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, जिसमें शनि इस कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के, सूर्य लाभेश होकर के और बुध नवमेश होकर के। अब जरा ध्यान से देखें तो जब कभी भी नवम भाव के अधिपति बुध का संबंध लाभ भाव के अधिपति के साथ दशम स्थान में होगा, तो व्यक्ति अपने बड़े माता पिता, बड़े पिताजी, बड़े भाई बहन, इन सब से उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाला, उनको सम्मान देने वाला, चरित्र से मजबूत होकर के अच्छे संस्थाओं में जोड़ करके अपने आप को काम करने वाला, बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार, बहुत सारी चीजें करने वाला होता है और किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी शुद्ध इनकम कमाने वाला होता है। यहाँ पे गुरु और शुक्र बैठे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति आधुनिक शिक्षाओं को पढ़ने वाला तो होता है, पर कभी भी गलत तरीके से धन कमाने की तरफ उसका दिमाग और उसका ध्यान नहीं जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध बैठे हैं, भाग्य भाव के अधिपति दशम में,
पंचम के अधिपति नवम में या चतुर्थ में, ये केंद्र त्रिकोण के जो इतने अद्भुत संबंध बने हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगी उतनी कम होगी। क्योंकि आचार्य वराहमिहिर ने भी यही बात कही, आचार्य पाराशर ने भी यही बात कहा कि केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में। यहाँ पे शनि की स्थिति, यहाँ पे स्थिति बढ़िया, यहाँ पे दशम स्थान में बैठे हैं सूर्य, दिग्बली हैं। सूर्य और बुध दोनों ही दशम स्थान में, लाभ स्थान में बड़े अच्छे परिणाम करते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की श्रेष्ठता, उसकी समझ, समस्या को समझने की शक्ति, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक विशिष्टता जो रहेगी वो बड़ी ही अद्भुत और अनोखी रहती है। द्वितीय भाव के अधिपति का द्वितीय भाव को देखना पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करने वाला। तीसरे भाव में मंगल और राहु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि, छोटे भाई बहन होते हैं, अगर नहीं भी हो तो भी उसके संबंध सभी लोगों से लगभग अच्छे होते हैं, पर राहु के कारण मेहनती होने के साथ साथ कभी कभी उसमें घर्षण देखने को मिलता है और व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा ही एक्स्ट्रा होता है, लार्ज होता है, मजबूत होता है और वो तात्क्षणिक किसी भी बात को पकड़ लेता है। ट्रांसपोर्ट का काम हो जाए, टेलीकॉम का काम हो जाए, टेलीविज़न का काम हो जाए, पत्रकार का काम हो जाए, लेखन का काम हो जाए, सीए का काम हो जाए, बैंकिंग हो जाए, फिनांस हो जाए, केमिस्ट, ड्रगिस्ट मैंने कहा, मिट्टी जांचने, मिट्टी को नापने और भूगर्भ से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित काम ये व्यक्ति कर सकता है। चतुर्थ स्थान में शश योग, पंचमेश का केंद्र त्रिकोण, छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में और अष्टम भाव में मंगल का बैठना, इस वजह से व्यक्ति जब कभी भी अपने क्रेडिट पे किसी को पैसा दिलवाएगा तो वो पैसा अटक जाएगा, और अपने पैसे कभी भी गुरु की दशा में, मंगल की दशा में और राहु की दशा में किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो पैसे अटकने के कई गुना चांस होते हैं। गुरु की दशा में गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपको धन हानि से पीड़ित कर सकते हैं, स्वास्थ्य से परेशान कर सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस दे सकते हैं, पेट की गड़बड़ी दे सकते हैं, कफ जनित समस्या भी दे सकते हैं। सप्तमेश अष्टम में द्वितीय होकर के मारक होंगे। सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि, राहु की दशा में, मंगल की दशा में, मंगल की दशा में शुक्र का अंतर, शुक्र की दशा में मंगल का अंतर, मंगल की दशा में राहु का अंतर, ये ऋण, नुकसान, परेशानियां, स्वास्थ्य और चिंताएं देने वाले बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी एकादशवें में, आरंभ में कोई भी नौकरी मिल जाए, कोई भी छोटा बहुत काम मिल जाए, उसको पकड़ करके व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में लाभ के रास्ते खुलते जाते हैं और व्यक्ति पद और वृद्धि को प्राप्त करता जाता है। पंचम भाव पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि, पंचमेश पे सूर्य की दृष्टि, तो लाभ और पंचम का योग बना। लाभ के अधिपति ने पंचम को देखा है, तो इस वजह से व्यक्ति की एजुकेशन बड़ी ही विशाल और बड़ी ही मजबूत होती है। किसी भी तरीके से उसकी शिक्षा पद्धति में मन बड़ा बढ़िया लगता है, वो कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाएगा और शुद्ध तरीके से, शुद्ध अंतःकरण के साथ समाज की सेवा करने वाला, माता और पिता के साथ मजबूत संबंधों को विकसित करने वाला भी होता है। नवम भाव के स्वामी दशम में केंद्र त्रिकोण, दो केंद्र त्रिकोण राजयोग, शश योग, चौथे नंबर पे चंद्रमा पापक हैं, लेकिन 12वें भाव के अधिपति दशम स्थान में, व्यक्ति विदेश से धन कमाने वाला, विदेशी धरती पर ही रह जाने वाला, परमानेंट विदेश सेटलमेंट, वीजा अप्लाई जो भी होता है पता नहीं भगवान जाने, परमानेंट पीआर जो होता है ना वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशम स्थान के अधिपति 12वें और 12वें के अधिपति दशम में, ये परिवर्तन योग जो हुआ है ये व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करेंगे। तो चंद्रमा की दशा में जब कभी बुध का अंतर आए या चंद्रमा की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर आए तो ये दशा लाभ देने वाली रहेगी और व्यक्ति को विदेशी भूमि पे श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बनेगी। दशम स्थान के साथ जो संबंध बना है ये विदेशी संपर्क और परिवार में बड़ा अच्छा संबंध, सुख देने वाला और खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करने वाला, न्यायप्रिय, अनुशासन से युक्त और थोड़े से कभी कभी असंतोषी प्रवृत्ति वाला भी बना देते हैं चंद्रमा 12वें और चतुर्थ स्थान में शनि। एकादशवें भाव के अधिपति दशम में, ये बहुत अच्छी बात है, 12वें में चंद्रमा बैठे हैं, इस वजह से मन विकल रहता है और कभी कभी बेवजह की परेशानी पे व्यक्ति को आना पड़ता है। दशमांशा पे मैंने बात कही है, यहाँ शनि वक्री हैं, इस वजह से कारोबार के आरंभ में दिक्कत होगी। यहाँ पे भी मैंने वही बात कही थी, अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे हैं, पंचम भाव में देख रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति की शिक्षा तो पूरी हो जाएगी पर व्यक्ति के निर्णय गलत हो सकते हैं, वो मंगल के वृष राशि में बैठने के कारण। और पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति करियर में लाभ तो प्राप्त कर लेता है पर
जन्म कुंडली के लग्नेश मंगल से दृष्ट हैं। इस कारण से व्यक्ति जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में होता है और उसके निर्णय प्रायः गलत भी हो सकते हैं। ये पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव से केंद्र में मंगल के बैठने के कारण। इस वजह से कई बार घर, भवन, भूमि, संतान आदि में कभी-कभी मतभेद भी देखने को मिलता है। वो कब होगा? जब कभी भी शनि की दशा में मंगल का अंतर आएगा तब। फैशन की समझ बड़ी अच्छी है क्योंकि शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव, गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव, ये बहुत अच्छा है। अब जरा भावों का संबंध देखते हैं तो लग्नेश के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लग्न के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के शनि की दृष्टि बहुत सारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, आयु देने वाली, गंभीर बीमारी से मुक्त करने वाली, न्याय प्रियता के साथ खूब सारा न्याय करना, समाज के किसी भी वर्ग को प्रताड़ित और प्रकोपित न करना और हमेशा अपने पद का सही इस्तेमाल करने वाला बना देंगे। दशम स्थान में सूर्य बुध चिरंतन सुख बुद्धादित्य योग का निर्माण मजबूती से करेंगे। ये बहुत सामान्य योग होता है, सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग। ये लगभग प्रायः बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिल जाता है। पर गुरु और शुक्र जो यहाँ बैठे हैं और चतुर्थ स्थान में जो शनि बैठे हैं, ये बहुत अच्छे बैठे हैं। दशम स्थान भी बहुत अच्छा बैठा है। यहाँ गुरु और शुक्र भी बहुत अच्छा ही बैठ रहे हैं। व्यक्ति नौकरी और आरंभ में छोटी नौकरी पर बाद में बड़ी नौकरी कर देता है। शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है। राहु क्यों अच्छे हैं? क्योंकि राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति उसको देख रहा है। दूसरा, राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में नवम भाव पे जा रही है, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। राहु की दृष्टि एकादशवें भाव पे जा रही है, जहां वो कई बार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़े बहुत देते हैं। तो जब कभी भी राहु में गुरु का अंतर आए या गुरु में राहु का अंतर है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है और कई बार हड्डियों का रोग और कफ जनित बीमारियां या छोटी मोटी बीमारियां बनती हैं देखने को। ये लग्न और दशमांशा पे मैंने चर्चा की। अब मैं आपका ध्यान विभिन्न ग्रहों पे लेके आता हूं और उसके बाद नवमांश पे लेके आऊंगा। चंद्रमा से शुरू करते हैं। यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं, यानी कि यहाँ 6 नंबर में और यहाँ 11 नंबर में। इस वजह से चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का व्यय, मानसिक विकलता, स्वास्थ्य में परेशानी, टेम्परेचर और पर्यावरण से दूषित संक्रामक बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से होने का खतरा बढ़ेगा। ये कब होगा? जब कभी भी चंद्रमा की दशा में राहु आए, चंद्रमा की दशा में शनि आए, चंद्रमा की दशा में केतु आए या चंद्रमा की दशा चले। उसके बाद मंगल की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं और यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में। प्रभाव से वर्गोत्तम होने के कारण ग्रह के पास बल ज्यादा है और वो अपने मित्र के साथ बैठा भी है। लाभेश होकर के दशम स्थान में बैठा है। यहाँ पे सप्तमेश होकर के केंद्र में बैठ रहा है, अपने भाव से 4 घर आगे, और काफी हद तक मैं इसे अच्छा कहूंगा क्योंकि चंद्रमा भी केंद्र में ही बैठ रहे हैं। और सूर्य और चंद्रमा जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो काफी श्रेष्ठ और परिष्कृत बात हो जाती है। तो यहाँ पे दशम स्थान में सूर्य है। कारोबार, आत्मविश्वास, माता पिता का सुख, सामाजिक स्थितियां, ये सब सूर्य की दशा में मिलेंगी। पर 4 नंबर और 8 नंबर में व्यक्ति को सूर्य की दशा में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, संतान, धन और इन सभी चीजों की प्राप्ति होगी। मंगल की बात करते हैं। यहाँ मंगल वृष राशि में बैठे हैं और यहाँ मंगल बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली के मेष में, यानी कि यहाँ व्यय का संबंध में लेके जा रहे हैं। 12वें भाव की राशि में जा रहे हैं ना, यहाँ वृष में है, यहाँ वो मेष में चले गए, लेकिन फिर भी अपने नवांश में जा रहे हैं। इस वजह से स्वनवांश में ग्रह अपनी दशा काल में, अपने होरा काल में, अपने वार में बड़ा ही अच्छा परिणाम करते हुए दिखा जाएगा। और व्यक्ति के समस्या को समझने की शक्ति, विवाह को बचाने की नियत, है ना, मेहनत करके किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना। लेकिन मंगल और शुक्र बैठे हैं तो पत्नी के कारण मंगल की दशा में व्यय होता है। और अगर विवाह मिला करके नहीं करेंगे तो यही वो मंगल की दशा होगी जहां पति और पत्नी के बीच के मतभेद और गहरे होंगे। लेकिन व्यक्ति अपने तरीके से एफर्ट डालेगा कि विवाह को बचाया जाए, संतुलित किया जाए, सब चीज ठीक की जाए। पर फिर भी यहाँ पे मंगल और शुक्र के कारण थोड़ी बहुत घर्षण की स्थिति बनी है। पत्नी मानने वाली नहीं होती है। इस वजह से कुंडली मिलाकर के करना चाहिए। ये कुंडली मंगलिक होगी अष्टम भाव के मंगल के कारण। मतलब मंगल की दशा में दाम्पत्य में परेशानी ये सब हो सकती है। कई बार आसपास पड़ोस के लोगों से भी मतभेद देखते को बन जाता है। बुध यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ धनु राशि में बैठे हैं। इस वजह से बुध की दशा में वात, पित्त और कफ के नियंत्रित करने का भाव, त्रिफला का सेवन, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन, साथ ही साथ अपने मित्रों से लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, मित्रों को कैसे और ज्यादा प्रगाढ़ मित्र बनाया जाए, कम्युनिकेशन कैसे और बेहतर बनाया जाए, यात्रा कैसे संतुलित और सुखद बनाई जा सकती है, प्लानिंग कैसे की जाए,
स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो किया जाए, इन सभी चीज़ों को बुध की दशा में ध्यान रखना होगा। अब आपको देखना सिर्फ़ ये है कि आपको कौन-सी दशा चल रही है और कब तक चल रही है, और जिस दशा काल में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस उसका ध्यान रख लेना है, बस हो गई बात। गुरु जो हैं, वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं कहाँ? सिंह राशि में, और यहाँ गुरु बैठे हैं कहाँ? तुला राशि में। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में करियर, दाम्पत्य, नौकरी, व्यापार, संतान, रिकॉग्निशन, महत्वाकांक्षा, इन सभी चीज़ों में लाभ की वृद्धि होगी। गुरु की दशा में दाम्पत्य को लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगा, संतान, दाम्पत्य, परिवार, पेट से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होगी, वो गुरु की दशा में ठीक हो जाएगी। शुक्र एकादशवें भाव में सिंह राशि में, और यहाँ बैठे हैं कहाँ? मेष राशि में। लेकिन यहाँ वो अपने भाव से पंचम नवम के संबंध में जा रहे हैं, तो शुक्र की दशा में भी काफ़ी हद तक आपको प्रेम मिल सकता है, लेकिन शुक्र में मंगल जब आएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इस वजह से शुक्र की दशा में काफ़ी हद तक यहाँ पे मंगल का प्रभाव है। अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा, महंगी चीज़ों पे नियंत्रण कैसे रखा जाए, अपनी जो इच्छा हो रही है उसको कम कैसे किया जाए, इंद्रियों को कैसे समझाया जाए, बुद्धि को कैसे भटकने से रोका जाए, पाचन तंत्र को कैसे ठीक रखा जाए, भोजन कितना संतुलित किया जाए, निद्रा कितनी संतुलित ली जाए, बहुत ज़्यादा आलस्य न हो जाए, बिस्तर से बाहर निकल करके काम कैसे किया जाए, ठंड से कैसे बचा जाए, ठंड को कैसे हराया जाए, ये सारी चीज़ें शुक्र की दशा में सावधानी से करनी होगी। शनि जो बैठे हैं वहां पे मकर राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे शनि बैठे हैं कहाँ? कर्क राशि में। इसका अर्थ होगा कि ये 7वें भाव में जा रहे हैं, लेकिन अपने शत्रु के नवांश में जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है चंद्रमा और शनि का, ये काफी हद तक घुमा फिरा करके परिणाम देगा। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा में व्यक्ति को परिणाम मिलेंगे, थोड़ा रगड़ करके। हो सकता है कि शनि की दशा के अंतिम काल में, जब अंतिम चरण की दशा होगी, उस समय आपके मनोमुताबिक परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, राहु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, और राहु यहाँ भी अच्छे बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु की दशा जाते 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 आपको अच्छा मार्ग देके जाएगी, संपत्ति इकट्ठा भी करवाएगी, और बहुत अच्छे लोगों से मैत्री भी करवा के जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लग्न, नवांश और दशमांश, विभिन्न ग्रहों की राशियां, विभिन्न ग्रहों की दशाएं, किस दशा काल में क्या करना है, ये मैंने बता दिया। अष्टक वर्ग भी आपका ध्यान लेके आता हूं। हमें अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। चलित चक्र में कोई भी ग्रह बदलेंगे नहीं, क्योंकि लग्न का मान वैसा नहीं है जहां पे ग्रह बदलते हों। हमारी वाणी अच्छी है, हमारा पर्सपेक्टिव अच्छा है, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, हमारी मेहनत अच्छी है, हम संतुलित हैं, हमारा नियम अच्छा है, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, हम एजुकेशन पे और भी ज़्यादा फोकस बढ़ा सकते हैं, हम और भी ज़्यादा अपने आप को नौकरी के लिए मेहनत कर सकते हैं ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए या पिता के काम को आगे बढ़ा सकें। हमें अपने रिसर्च पे और भी ज़्यादा फोकस करना है। यात्रा से पहले पूरी प्लानिंग करनी है। घर की सुरक्षा कैसे रखनी है, बहनों की सुरक्षा कैसे करनी है, बेटियों की सुरक्षा कैसे करनी है, पत्नी की सुरक्षा कैसे करनी है, माता की सुरक्षा कैसे करनी है, पड़ोसियों की दृष्टि आपके ऊपर कहीं बाज की तो नहीं है। अपने आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, गोली, बारूद, बंदूक, विष वाले जानवर, सिंह वाले जानवर, छुरी, चाकू, कैंची, इन सभी चीजों से सावधान रहना है। यात्रा में अपरिचित से सावधान रहना है ना? नशा करने वाले लोगों से सावधान रहना है। ये अष्टम भाव के मंगल। भद्र कपड़े, अपने आप को कभी भी नंग निहंग ना रखें, हमेशा एकदम बिल्कुल सजे हुए रहें। इत्र का इस्तेमाल करें। बजरंगबली की पूजा का आरंभ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ घर में प्रत्येक महीने के एक मंगलवार को आवश्यक रूप से होना चाहिए, है ना? सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नियमित रूप से रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मांसाहार का भक्षण जितना ज्यादा हो सके कम किया जाए, है ना? तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मंगल के दोष को समाप्त कर देंगी। इसके अतिरिक्त चतुर्थ स्थान में शनि है। अपने उच्च की राशि से मंगल 5 घर आगे बैठे हैं। शनि स्वग्रही होके बैठे हैं। सप्तम स्थान पे राहु और मंगल दोनों का प्रभाव है, क्योंकि मंगल की राशि बनी है, और मंगल इस भाव से द्वितीय भाव में भूमि तत्व की राशि में बैठ गए हैं। इस अवस्था में अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। कम से कम जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की सफाई आपको खुद से करनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय गणेश जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला करके उन्हें प्रणाम करके तब जा करके बाहर निकलना चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। मित्रता आप कर सकते हैं कुंभ और मिथुन वालों से। आप मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उत्तर दिशा के मकान में आप अगर रहना चाहें, उत्तरी फ्रंट जिसका हो, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब दिशा की तरफ यात्रा कर सकती है। मतलब नाड़ी यार्ड से पूरब, या जहां रहते हैं वहां से पूर्वी क्षेत्र की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजें बनी हैं, जैसे दशम स्थान, नवमांसा चक्र में चंद्रमा, ये पति पत्नी के बीच
काफ़ी संतुलन बनाते हैं। सूर्य यहाँ पे साहस देते हैं। राहु यहाँ पे कभी-कभी मतभेद देंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होरा चक्र के आधार पर अगर मैं आपका ध्यान खींच लाऊँ, तो एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये कुंडली कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं करेगी, भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि राहु के बाद गुरु आएँगे और वो गुरु चंद्रमा के होरा में बैठे हैं। उसके बाद शनि आएँगे, जो थोड़ी बहुत परेशानी देंगे। बुध की दशा भी आपके लिए धनदायक रहेगी। इस कुंडली में गुरु, मंगल और चंद्रमा की दशा चाहे कैसी भी हो, बहुत अच्छी जाएगी। काफ़ी हद तक मंगल की दशा में शुक्र को हमें सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। जीवन पर्यंत आप अगर कोई रत्न पहनना चाहें, तो नीली धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप अगर चाहें तो सबसे बढ़िया जो इस कुंडली में मुझे लग रहा है, सूर्य का रत्न माणिक्य भी आप 100% कभी भी धारण कर सकते हैं। माणिक 5.25 रत्ती का दाहिने हाथ की अनामिका उँगली में धारण करना चाहिए, और अगर हो सके तो अमावस्या को दान मैंने कहा है, वो ज़रूर करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।